हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, इससे पहले जून CSIR नेट जून 2019 का जो पार्ट सी का सेक्शन है उसकी बात हम लोग आज करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट ए और पार्ट बी का जो PYQ है वो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे शेयर करना चाहते हैं। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक जो बात है वो आपको लास्ट में शेयर करेंगे। दो पहली बात समझ लीजिए, पार्ट सी का क्वेश्चन क्या होता है, देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें क्या होती है कि उस बड़े क्वेश्चन को आपको देख के छोड़ना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आया दोबारा पढ़िए, तो क्या होता है कि आप उस क्वेश्चन को बना लेते हैं। मैक्सिमम टाइम पे ऐसा देखा जाता है। आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। 75 में से सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 25 कोशिश मत कीजिए कि पूरा का पूरा 25 बनाइए, कम भी बना सकते हैं, लेकिन ट्राई जरूर करना चाहिए। बड़ा क्वेश्चन देख करके उसको छोड़ने का गलती नहीं करनी चाहिए, आप बना लेते हैं। दूसरी चीज़ है कि ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए। अगर दो बार में नहीं समझ आता है तब उसको छोड़ दीजिए, फिर नहीं बनने वाला है। लेकिन एक से दो बार जरूर पढ़िए। मैक्सिमली ऐसा देखा जाता है कि एक से दो बार पढ़ने पे आपको लगता है कि आप क्वेश्चन बना लेंगे, और वो क्वेश्चन बन भी जाता है एक्चुअली। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप जो जो मैचिंग का क्वेश्चन होता है कॉलम ए और कॉलम बी में, उसको ज़्यादा अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। वो 5 से ऊपर क्वेश्चन होते हैं और वो क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो मैचिंग करने का, जैसे कॉलम ए कॉलम बी दिया हुआ है तो उसको मैच करना है, तो वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बन जाते हैं पार्ट सी में। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे शेयर करनी है, कोई ज्ञान की बात नहीं है, एक्सपीरियंस की बात है। ये ज़्यादातर केस में जो है वो सही होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ pH4 एंड pH10 सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट pH ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या है, pH4 है, दैट मीन्स कि ये क्या होगा, एसिडिक होगा। ध्यान दीजिएगा, एसिडिक होगा। और ये क्या है, pH10 है, दैट मीन्स कि ये क्या होगा, आपका बेसिक होगा। ठीक है, एसिडिक और बेसिक होगा। वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। ठीक है। अब चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे pH4 है, ठीक है, तो इसमें pH अगर 4 है तो POH यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, POH क्या हो जाएगा, 10 होगा। अच्छा, यहां पे देखिए pH 10 है तो POH क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए, POH 4 हो जाएगा, pH 10 है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब pH 4 और POH 4 दोनों यहां पे अवेलेबल है, क्योंकि हम pH 10 की बात कर रहे हैं ना। तो pH 4 और pH 4 को जब आप मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही है ना, क्योंकि pH 10 हमें यहाँ पे दिया हुआ है और pH 4 यहाँ पे दिया हुआ है। तो pH 4 को pH 4 के साथ अगर मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल का pH क्या होता है, 7 होता है। ठीक है। तो मेरी बात समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द इनबॉर्न एरर ऑफ एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म अल्कैप्टोनूरिया इज ड्यू टू द लैक ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स। अल्कैप्टोनूरिया में क्या होता है कि आपका ये आपको एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म है, इसमें क्या होता है कि आपका जो यूरिन है, सिम्टम आप आपको बता दें, इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहा जाता है। इसमें आपका फिनाइल एलानिन और टायरोसिन का कंप्लीट मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। ये हेरिडेटरी डिजीज है, आपका इनबॉर्न होता है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसको समझने के लिए आपको इसका हम पहले वो समझा देते हैं, इसका जो रिएक्शन सीक्वेंस है उसको समझ लीजिए पहले। अब देखिए शुरू कहाँ से, हम जैसे कहा कि फिनाइल एलानिन और टायरोसिन। फिनाइल एलानिन आपने इससे पहले अल्कैप्टोनूरिया सुना होगा, फिनाइल कीटोनूरिया सुना होगा। तो अगर यहाँ पे फिनाइल एलानिन का एक्युमुलेशन होने लगता है, अगर मान लीजिए ये वाला फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम लैक कर गया, तो यहाँ पे एक बीमारी हो जाती है फिनाइल कीटोन्यूरिया।
इसमें क्या हो जाता है कि फिनाइल एलानिन का जो है एक्युमुलेशन होने लगता है। ये फिनाइल कीटोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया की बात अब यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। और ये क्या है, एक मेंटल डिजॉर्डर है जिसमें ब्रेन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये एक मेंटल डिजॉर्डर है जो कि फिनाइल एलानिन के एक्युमुलेशन के कारण हो जाता है। अगर आपका ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट हो जाए तो ये डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज अवेलेबल है, उसने क्या किया, फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर दिया टायरोसिन में। ठीक है, अगर यहां पे टायरोसिन एमिनो ट्रांसफरेज इंजाइम काम करता है जो टायरोसिन को कन्वर्ट कर देता है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड में। अगर यहाँ पे ये स्टेप जो है इनहिबिट कर दिया जाए, यानी कि ये इंजाइम अगर एब्सेंट हो जाए तो कौन सा नहीं होगा, टायरोसोनेमिया 2 डिजॉर्डर यहाँ पे होगा, टायरोसोनेमिया 2। तो ये समझ लीजिए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये समझ लीजिए पूरा सीक्वेंस। तो अगर ये एंजाइम अवेलेबल नहीं हो, ये स्टेप इनहिबिट हो जाए तो कौन सा बीमारी होगा, टायरोसिनेमिया 2। ठीक है, चलिए अब दूसरा है हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है होमोजेंटिसिक एसिड में, किसके थ्रू, 4 हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड डाइऑक्सीजनेट के द्वारा। 4 हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड डाइऑक्सीजनेट अगर एंजाइम अवेलेबल हो तो इसको कन्वर्ट कर देता है होमोजेंटिसिक एसिड में। लेकिन अगर ये एंजाइम नहीं अवेलेबल हो, ये स्टेप इनहिबिट हो जाए तो एक अलग बीमारी हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं टायरोसिनेमिया 3। ठीक है, चलिए अब होमोजेंटिसिक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, मिलाइल एसिटिक एसिड में। और इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है, होमोजेंटिसिट ऑक्सीडेज। अगर ये इनहिबिट हो जाए, अगर ये एंजाइम आपका नहीं हो तो ये स्टेप इनहिबिट हो जाएगा और यहां पे आपको हो जाएगा अल्केप्टोन्यूरिया। क्या हो जाएगा, अल्केप्टोन्यूरिया, जिसकी बात क्वेश्चन में हो रही है और यही आपसे पूछा जाता है। यहां पे किस एंजाइम का अवेलेबल, कौन सा एंजाइम एब्सेंट हो रहा है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। इसका एक्चुअली पूरा नाम होता है होमोजेंटिसेट 1,2 डाइऑक्सीजनेट। ठीक है, तो आपका यहां पे दिया हुआ होमोजेंटिसेट ऑक्सीजेट, अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो इसका एक्युमुलेशन होने लगता है और इसके एक्युमुलेशन के कारण जो है ब्लैक यूरिन निकलने लगता है। ठीक है, और इस बीमारी को हम लोग कहते हैं अल्केप्टोन्यूरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है होमोजेंटिसेट ऑक्सीजेज, इसका पूरा नाम एक्चुअली होता है होमोजेंटिसेट 1,2 डाइऑक्सीजनेज। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। तो आपने पूरा देख लिया है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर दिक्कत हो। ठीक है, या अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विद 100 रेसिड्यूज was determined by X-ray analysis at atomic resolution and NMR spectroscopy. The following observations are possible. ठीक है, अब इसमें से कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है पॉसिबल हो सकता है। पहला ऑब्जर्वेशन है, द डाइहेड्रल एंगल्स डिटरमिन्ड फ्रॉम द एक्सरे स्ट्रक्चर एंड NMR विल बी आइडेंटिकल। नो, ये आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं। कैसे नहीं हो सकते हैं, समझिए। अब इसमें क्या करता है, एक जो है जैसे एक्सरे और NMR है, इसमें एक क्या करता है, आपका फाइबर, जैसे फाइब्रस प्रोटीन है या क्रिस्टलिन प्रोटीन है, उसका डाइहाइड्रल एंगल देता है। दूसरा जो है वो आपको नेटिव फॉर्म में, जैसे एक्सरे है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे आपका एनालिसिस है, तो वो क्या करता है, नेटिव फॉर्म में फाई एंड साई डाइहेड्रल एंगल देता है। तो दोनों जो है वो सेम सिमिलर नहीं हो सकते। एक फाइब्रस फॉर्म में देता है, क्रिस्टलिन फॉर्म में देता है डाइहेड्रल एंगल, दूसरा नेटिव फॉर्म में आपका फाई एंड साई के फॉर्म में डाइहेड्रल एंगल देता है। तो दोनों आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं, तो यानी कि ये ऑप्शन जो है रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होने से आपका ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। चलिए फिर दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है द डाइहाइड्रल एंगल्स डिटरमिन फ्रॉम द एक्सरे स्ट्रक्चर विल बी मोर एक्यूरेट। ये बात सही है कि ये एक्यूरेट होता है, क्योंकि ये नेटिव फॉर्म में आपको देता है और एक्चुअल स्ट्रक्चर देता है। एक्चुअली हम आपको बता दें तो रामाचंद्रन प्लॉट जो है
उन्होंने रामाचंद्रन ने अपना जो ये 4 चेंबर का जो डायग्राम दिया था वो भी आपको एक्सरे स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही, एक्सरे एनालिसिस के बेसिस पे ही रामाचंद्रन प्लॉट भी डिटरमिन किया गया था। तो इसलिए एक्सरे जो है एनालिसिस जो है वो एनएमआर के कंपेरेटिवली ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन है द बीटा टर्न कैन बी डिटरमिन ओनली बाई एनएमआर। ये ओनली शब्द जो है यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, ओनली एनएमआर नहीं होता है, एक्सरे के द्वारा भी हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बीटा सीट कैन बी मोर एक्यूरेटली डिटरमिन, बट ये सही है, मोर एक्यूरेट यहाँ पे होगा, यानी कि बी एंड डी, तो आपका ये ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक्सरे जो है वो मोर एक्यूरेटली आपका जो है एनालिसिस करता है प्रोटीन्स स्ट्रक्चर का। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन है द डिफरेंट आर्म्स इन द टीआरएनए स्ट्रक्चर आर शोन इन कॉलम ए, द स्पेसिफिक सिग्नेचर एसोसिएटेड विद द डिफरेंट आर्म आर शोन इन कॉलम बी। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा हम एक टीआरएनए का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आपके समझने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चले 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका होता है T5C आर्म और इसको बोलते हैं हम लोग D आर्म, इसको बोलते हैं एंटीकोडोन आर्म और इसको बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म। तो एक्सेप्टर आर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें ये जो होते हैं 2 चीज, एक ACC होता है 3 प्राइम पे और ये यहाँ पे जो होता है ये 7 बेस पेयर कंजर्व्ड होते हैं और यहाँ पे एंटीकोडोन में 5 बेस पेयर जो होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं। ठीक है, तो 2 चीज हम आपको समझ सकते हैं, 2 चीज पहले यहाँ पे जान लीजिए कि एक्सेप्टर में 7 और एंटीकोडोन में 5, तो ये आप लगा सकते हैं एक्सेप्टर आर्म 7 बेस पेयर स्टेम। ठीक है, तो A का 2 हो गया और एंटीकोडोन में 5 बेस पेयर स्टेम, तो B का 3 हो गया। चलिए अब T5C आर्म और D आर्म, तो T5C आर्म जो है इसको ये डाईहाइड्रोयूरिडीन और स्यूडोयूरिडीन। ठीक है, तो ये साई जो है, साई से आप याद रख सकते हैं कि स्यूडोयूरिडीन, यानी कि T5C आर्म जो है वो आपका स्यूडोयूरिडीन को शो करता है और D आर्म जो है वो डाईहाइड्रोयूरिडीन, तो D फॉर डाईहाइड्रोयूरिडीन। तो यहाँ पे D ये जो आपका लूप है इसमें डाईहाइड्रोयूरिडीन होता है और ये जो लूप है इसमें स्यूडोयूरिडीन देखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग T5CR और इसको बोलते हैं DR। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं। तो आपका यहाँ पे अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो A का आपका 2, B का आपका 3, C का आपका स्यूडोयूरिडीन 4 और D का डाईहाइड्रोयूरिडीन, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो आपका सही होता है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखिए। सम एंजाइम्स दैट सर्व एज अ ट्रांजिएंट कैरियर ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स ग्रुप आर शोन बिलो। ठीक है, पहला है कोएंजाइम A। तो कोएंजाइम में आपने सुना होगा कि एसिटाइल कोएंजाइम है, एसाइल कोएंजाइम है, चाहे आपने फैटी एसिड के लिए सुना होगा कि एसाइल कोएंजाइम है। तो कोएंजाइम ये जो है आपको एसाइल ग्रुप के साथ हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है आपका हाइड्राइड और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, मतलब NAD। ठीक है, NAD प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H+। ठीक है, तो ये बना लेता है आपका NADH। ठीक है, चलिए, तो ये आपका निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो आपका हाइड्राइड आयन होता है क्योंकि यहाँ पे H+ अवेलेबल है, और ये आपका FAN जो है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करता है। तो बचा क्या, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट आपका एमिनो ग्रुप का वो करता है। तो अगर चारों को आप देख लिए तो कोएंजाइम में एसाइल ग्रुप हो गया, निकोटिनामाइड आपने आपको बता दिया कि एडेनिन NADH, तो NADH बनाता है यानी कि हाइड्राइड आयन इसमें जुड़ा हुआ है H+,
और आपका फ्लेविन एडेनिन जो है वो इलेक्ट्रॉन FAN इसको हम लोग बोलते हैं, FADH2 बनाता है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर में हेल्प करता है। और ये आपको FADH2 आपको जब ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप देखिएगा तो उसमें भी ध्यान दीजिएगा कि मिलता है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और पाइडॉक्सल फॉस्फेट जो है वो एमिनो ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। समझ गए मेरी बात? चलिए, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 2 जो है वो सही है। सॉरी, ऑप्शन 2 जो है वो आपका सही ऑप्शन है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है 76। थर्मोडायनामिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग इज डिपिक्टेड एज अ फ्री एनर्जी फनेल बिलो। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री एनर्जी फनेल मॉडल। यहाँ पे दिखा रहा है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, और ये जो है ये आपका परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन नेटिव कन्फॉर्मेशन। चलिए, अब कह रहा है कि ये अलग अलग मतलब एनर्जी लेवल पे अलग अलग तरह के प्रोटीन अवेलेबल है। अब इसमें आपको लगाना है कि कौन सा प्रोटीन जो है किस लेवल पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, या उस प्रोटीन का नेचर क्या है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो है ये जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी है। सबसे ज़्यादा एनर्जी का मतलब होता है उसकी इंट्रोपी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस मॉडल को हम लोग कहते हैं फ्री एनर्जी फनेल मॉडल। यहाँ पे दिया हुआ है फ्री एनर्जी फनेल मॉडल। तो यहाँ पे जिसकी इंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी, यहाँ पे चूंकि एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा है इसका, तो इसका मतलब इंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि अलग अलग फॉर्म में होगा, पूरी तरह से नेटिव फॉर्म में नहीं होगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि इंट्रोपी इसकी ज़्यादा है। तो इसको अगर देखा जाए तो आपका स्ट्रक्चर विद हाईएस्ट इंट्रोपी मतलब ए का जो है 2 जो है यहाँ पे सही होगा, ए का 2। उसके बाद ये थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट होगा, मतलब जब आप फोल्डिंग होती है प्रोटीन की तो आप देखते हैं कि प्रोटीन्स जो है अनफोल्डेड फॉर्म से पहले मोल्टेन ग्लोब्यूल फॉर्म में जाता है, डायरेक्टली फोल्ड नहीं होता, पहले मोल्टेन ग्लोब्यूल फॉर्म में जाता है। तो पहले ये नेटिव फॉर्म से किस में आएगा? मोल्टेन ग्लोब्यूल फॉर्म में, यानी कि बी जो है ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? मोल्टेन ग्लोब्यूल हुआ। अब थोड़ा सा मोल्टेन ग्लोब्यूल से थोड़ा डिसफोल्डेड मतलब फोल्डिंग इंटरमीडिएट के फॉर्म में जाएगा। अब डायरेक्टली फोल्ड तो होगा नहीं, तो लगेगा कि ऑलमोस्ट फोल्डेड है, दैट मीन्स डिस्क्रीट फोल्डिंग इंटरमीडिएट। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि प्रोटीन नॉर्मल है, मतलब अनफोल्डेड है, अनफोल्डेड फॉर्म। उसके बाद आपका मोल्टेन ग्लोब्यूल फॉर्म, अच्छा, इंटरमीडिएट फोल्डेड फॉर्म, और फाइनली नेटिव फॉर्म। तो ये 4 हो गया, अनफोल्डेड, मोल्टेन ग्लोब्यूल, इंटरमीडिएटली फोल्डेड और नेटिव फॉर्म। ठीक है, तो आपका सी जो होगा यहाँ पे ये आपका डिस्क्रीट फोल्डेड हो जाएगा, और डी जो होगा फाइनली ये जो सबसे नीचे है इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो ये आपका नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है टेबल बिलो सो द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड सिग्नल्स दैट। अब देखिए मैनोज 6 फॉस्फेट आपने देखा होगा जब कॉप 1 और कॉप 2 जो प्रोटीन की पैकेजिंग होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसमें मैनोज 6 फॉस्फेट एक टैग लगाया जाता है। तो टैग लगाया जाता है किसके लिए? आपको लाइसोसोम्स के लिए लगाया जाता है। ये आपको मेम्ब्रेन्स के लिए भी लगाया जाता है, लेकिन लाइसोसोम्स के भी लिए लगाया जाता है। ठीक है, चले अब यहां पे 2 चीज है। एक है देखिए स्ट्रेच ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंस रीच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन रेसिड्यू। ठीक, अच्छा, दूसरा है एन टर्मिनल एम्फीपैथिक हेलिक्स रीच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन। तो अगर एन टर्मिनल एम्फीपैथी की बात आ जाती है तो ये हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि एम्फीपैथी की बात हो रही है और एन टर्मिनल पे बात हो रही है, तो ये बात हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें आप देख रहे हैं कि 2 चेंबर होता है, एक मैट्रिक्स और एक इंटर मेम्ब्रेन चेंबर, तो यहाँ पे एम्फीपैथी की बात उसी के लिए हो रही है। और अब जो बच गया रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन, ये आपके न्यूक्लियस के लिए हो जाता है। ठीक है, और पेरोक्सीसोम के लिए हो जाएगा बचा हुआ सी टर्मिनल ट्राइपेप्टाइड। तो अगर इन चारों को मिलाइएगा तो ऑप्शन आप देख लेते हैं कि कौन सा है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 78। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट क्रोमेटिन रिमॉडलिंग इन ह्यूमन सेल्स। ठीक है, पहला है लोकल क्रोमेटिन कन्फर्मेशन में प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल देन द लोकल डीएनए सीक्वेंस ऑफ द प्रमोटर। ध्यान समझिएगा, लोकल क्रोमेटिन कन्फर्मेशन में प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल देन द लोकल डीएनए सीक्वेंस ऑफ द अब ध्यान दीजिए, ये जैसे मान लीजिए कि ये आपका कॉम्पैक्ट हो गया और ये आपका अनफोल्डेड फॉर्म में, तो अगर ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा ना तो यहाँ पे प्रमोटर जो है इफिशिएंटली बॉन्ड जो है फंक्शन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जो आने वाला आपका ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो फैक्टर्स है वो यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा इन कंपैरिजन टू दैट साइट। तो अगर कन्फर्मेशन चेंज हो गया, ये मोर कॉम्पैक्ट हो गया नॉर्मल फॉर्म से, तो आपका ये आपके ट्रांसक्रिप्शन को या किसी भी फंक्शन को प्रभावित कर सकता है। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है कि लोकल क्रोमेटिन कन्फर्मेशन जो है वो आपके फंक्शंस को, प्रमोटर के फंक्शन को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन है हिस्टोन इन न्यूक्लियोसोम कैन अंडरगो मेनी डिफरेंट कोवैलेंट मॉडिफिकेशन विच इन टर्न अल्टर द क्रोमेटिन आर्किटेक्चर। आपको पता है कि हिस्टोन में मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, ये सारी चीजें होती हैं और वो आपके डीएनए के बाइंडिंग को इफेक्ट करती है, लूजली बाइंडिंग, कॉम्पैक्ट बाइंडिंग, ठीक है ना, तो वो आपको प्रभावित करती है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है, अब कह रहा है क्रोमेटिन रिमॉडलिंग इज अ डेवलपमेंटली रेगुलेटेड पैसिव प्रोसेस। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्रोमेटिन पैसिव प्रोसेस नहीं होता है, ये एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है कि वहां पे एटीपी रिक्वायर होता है और यहाँ पे लिख रहा है पैसिव प्रोसेस। आगे पढ़ते हैं विच डज नॉट, देखिए लिखा हुआ है डज नॉट रिक्वायर एटीपी, तो ये गलत हो जाएगा। इट्स रिक्वायर एटीपी, तो यहाँ पे और इट्स अ एक्टिव प्रोसेस, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी जिसमें है तो तीनों ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि डी भी सही होगा। सेवरल हिस्टोन वेरिएंट्स एग्जिस्ट, सेवरल हिस्टोन वेरिएंट्स एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपका H3.1, H3.2 भी अवेलेबल होता है, जैसे H2AZ भी होता है, H2A भी होता है, तो कई सारे वेरिएंट्स होता है। सबसे कम जो वेरिएंट्स होता है वो आपका H4 का होता है, इसलिए ये H4 जो होता है मोस्टली कंजर्व्ड आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो आपका डी भी सही है, बी भी सही है और ए भी सही है, यानी कि ए बी डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला है इन एन एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट हैज इन्फेक्टेड मैमेलियन होस्ट सेल विद साइटोप्लाज्मिक आरएनए वायरस। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि ये एक आपका ये एक मैमेलियन होस्ट सेल है, इसको हमने एक आरएनए वायरस से इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, आरएनए वायरस से इन्फेक्ट कर दिया। द वायरस ग्रोथ वाज मॉनिटर्ड बाय मेजरिंग द इंट्रासेलुलर वायरल आरएनए एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट वायरल आरएनए टाइटर प्रोग्रेसिवली वेंट डाउन विद टाइम, particularly 12 hours past infection. Following are the two possibility which can be explained. अब देखिए ये होस्ट सेल था, इसको आरएनए वायरस से इन्फेक्ट किया गया। इसमें इसने क्या किया, आरएनए ये कॉपी है, शुरू में ये आरएनए कॉपी बना, 12 आवर्स के बाद यानी कि 12 घंटे के बाद जब मेजर किया गया तो आरएनए की कॉपी जो है वो इसके मुकाबले काफी कम थी। ठीक है, मतलब घट रहा था, डाउन रेगुलेट हो रहा था। तो अब कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सा रीजन इसके लिए सही होगा, कि क्या रीजन हो सकता है कि ये जो आरएनए है वो उसका लेवल घट गया, क्योंकि इसको तो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि आरएनए वायरस अगर प्रोलिफरेट होगा तो आरएनए का लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन यहां पे देखा जा रहा है कि 12 घंटे के बाद लेवल ऑफ आरएनए जो है वो घट रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, इनमें से आपको बताना है। पहला है द वायरस इन्फेक्शन ट्रिगर्ड upregulation of miRNA that might have down regulate the host factor critical for viral RNA replication। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई होस्ट फैक्टर है जो आरएनए के रेप्लिकेशन को प्रमोट कर रहा है तो ये माइक्रो आरएनए उसको डिग्रेड करके इसके रेप्लिकेशन को घटा सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये सही है। तो ये mRNA किसको किल कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये mRNA किसको कर रहा है, होस्ट फैक्टर को, जो हेल्प कर रहा था किसमें, आरएनए के रेप्लिकेशन में। ठीक है, तो उसको किल कर देगा, जिससे रेप्लिकेशन का में जो हेल्प हो रहा था वो नहीं हो पाएगा और वो डाउन रेगुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए द वायरस
माइट इनकोड mRNA दैट रेगुलेट इट्स ओन रेप्लिकेशन। बिल्कुल नहीं, वो अपने लिए भाई mRNA क्यों बनाएगा जो उसको खुद डाउन रेगुलेट कर ले, तो फिर वो सर्वाइव कैसे करेगा? तो वो अपने लिए खुद नहीं बनाता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। वन ऑफ द वायरल प्रोटीन्स इनहिबिट रेप्लिकेशन ऑफ द वायरल आरएनए टू रेस्ट्रिक्ट रैपिड प्रोलिफरेशन। ये सही हो सकता है कि जो रैपिड प्रोलिफरेशन है उसको रोकने के लिए वो आपका जो प्रोटीन कोड कर सकता है जो उसके रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर सके। ठीक है, चलिए। वायरल आरएनए गोज टू न्यूक्लियस विद टाइम एंड दस नॉट डिटेक्टेबल इन द साइटोप्लाज्म 12 आवर फोर। बिल्कुल सही बात है कि हो सकता है कि 12 घंटा से पहले ये जो आरएनए बन रहा है वो साइटोप्लाज्म में ना होकर के न्यूक्लियस में चला जाए, और हम जिसको मेजर कर रहे हैं वो साइटोप्लाज्मिक आरएनए है, तो वो हमारे मेजर में नहीं आ पाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि शायद कम हो गया है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि ए, सी और डी आपका जो है ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ए, सी, डी एंड ऑप्शन आपका जो है राइट ऑप्शन होगा, यानी कि राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्रोमोजोमल कॉन्फ़िगरेशन अ सिंगल एक्स क्रोमोजोम रिमेन्स एक्टिव इन ऑल डिप्लॉयड ह्यूमन सोमैटिक सेल लाइन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म बेस्ट अकाउंट फॉर द एबव फेनोमेन? रिमेन्स एक्टिव सिंगल। चलिए, कहने का मतलब है कि मैमल्स में क्या होता है 44 प्लस XX। अब इसमें एक्स में क्या होता है कि सिर्फ एक ही जो है वो एक्टिव रहता है, आपको याद होगा, इसको हम लोग कहते हैं बार बॉडी। क्या कहते हैं? बार बॉडी। ठीक है, यानी कि 3 एक्स क्रोमोजोम है तो 2 बार बॉडी हो जाएगा, 2 एक्स क्रोमोजोम है तो 1 बार बॉडी हो जाएगा, तो सिर्फ एक्टिव कौन रहता है? 1 एक्स। तो अगर आपको याद होगा, आपने अगर पढ़ा है तो ये जो एक्स क्रोमोजोम है वो क्या बनाता है? XIST प्रोटीन बनाता है। ठीक है, XIST प्रोटीन बनाता है जो इसको इटसेल्फ, मतलब ये खुद को इनहिबिट कर लेता है। किसको इनहिबिट कर लेता है? खुद को इनहिबिट कर लेता है। बनाते दोनों हैं, ये भी बनाता है ये भी बनाता है, लेकिन फर्क क्या है समझिए। एक एक्स क्रोमोजोम XI को एक्सप्रेस करता है जिसके कारण वो खुद मतलब सेल्फ इनहिबिट हो जाता है, लेकिन दूसरा एक्स क्रोमोजोम XIST तो बनाता ही है, साथ में एंटी XIST भी बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं TSIX, जो इसको इनहिबिट कर देता है, इस लोकस को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण ये काम नहीं कर पाता है और ये अपने फॉर्म में एक्टिव रह जाता है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, दिया हुआ है द TSIX जीन प्रोड्यूसेज जस्ट इनफ ऑफ द XIST एंटीसेंस RNA टू ब्लॉक 1 XIA लोकस। देख रहे हैं ना, इस XIA लोकस को ही ब्लॉक कर देता है जिससे वो एक्टिव रह जाता है, और बाकी जो ऑप्शन है वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेन बेसिक जो प्रिंसिपल है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वो वही है कि दोनों एक्स क्रोमोजोम XIST बनाते हैं, लेकिन एक एक्स क्रोमोजोम ऐसा है जो एंटी XIST भी बनाता है, जो उसको उस लोकस को इनहिबिट कर लेता है और वो एक्टिव रह जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन यूकैरियोटिक सेल्स replication initiated from a replication origin occurs only once per cell cycle, and SPHCD play a vital role in the regulation of DNA replication. In budding yeast, a protein complex known as the origin recognition complex is associated with the DNA replication origin during G1. However, origin fire only once at the beginning of S phase. देखिए ध्यान दीजिएगा, However, origin fire only once at the beginning of S phase, क्योंकि S phase में ही रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट स्टार्ट इन जीएनए बिकॉज, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन G1 में स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें से क्या क्या आपका सही होगा। पहला है MCM हेलिकेज आर इनएक्टिव इन G1। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि MCM हेलिकेज जब तक बाइंड नहीं करेगा आपका, जैसे मान लीजिए ये आपका डीएनए है, तो यहाँ पे जब तक MCM हेलिकेज बाइंड नहीं करेगा तब तक वो डीएनए को खोल नहीं पाएगा, और बाकी जो एक्टिव बाकी जो फैक्टर्स हैं, डीएनए पॉलीमरेज है, आपका अदर SSB प्रोटीन, तो ये जब बाइंड नहीं करेंगे और आपका रेप्लिकेशन जो है नहीं स्टार्ट हो पाएगा। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। स्पिंडल चेक पॉइंट इज एक्टिव इन G1।
स्पिंडल का तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो पा रहा है भाई साहब। स्पिंडल चेक पॉइंट जो है वो एम फेज में एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव का कोई बात नहीं है, तो ये हट जाता है। डीएनए पॉलीमरेज इज नॉट रिक्रूटेड इन G1, बिल्कुल सही बात है। जब तक एमसीएम अपना काम नहीं करेगा रिक्रूट क्यों करेगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। ORC एंड इनिशिएटेड फैक्टर CDC and CDT1 does not recruit MCM helicase to the site of replication is it? नहीं, ये ऑप्शन आपका नहीं सही होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ए और सी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए, मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ एक्टिन ट्रेडमिलिंग इन वीवो सो दैट इट कैन बी सेवरल टाइम हायर देन कैन बी अचीव्ड विद द प्योर एक्टिन। ध्यान दीजिएगा, प्योर एक्टिन इन विट्रो। द ट्रेडमिलिंग इन विट्रो कैन बी इनहेंस्ड बाय प्रोवाइडिंग। अब देखिए, अब एक्टिन का जो ट्रेडमिलिंग है उसको इन विट्रो इनहेंस करने के लिए क्या प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला है प्रोफाइलिन दैट बाइंड्स जी एक्टिन ऑन द साइट अपोजिट द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग क्लिफ। बिल्कुल सही बात है, अगर ये प्रोफाइलिन को आप जी एक्टिन के अपोजिट साइड में बाइंड करा दीजिएगा तो ये आपके इनविट्रो ट्रेडमिलिन को इनहेंस कर सकता है। दूसरा है कोफाइलिन बाइंड्स स्पेसिफिकली टू द एडीपी कंटेनिंग एफ एक्टिन एंड डिस्टेबलाइजेज द एक्टिन फिल्म। नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर वहां पे आप बाइंड करा दीजिएगा तो फिर ये ट्रेडमिलिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि एडीपी बाइंडिंग कंटेनिंग एक्टिव साइट पे तो एटीपी का जो है क्या बोल सकते हैं, सॉरी, कोफाइलिन बाइंड्स स्पेसिफिकली टू द नहीं, ठीक है, कोफाइलिन बाइंड स्पेसिफिकली टू द एडीपी, ये सही हो जाएगा। कोफाइलिन बाइंड, ये गलत हो जाएगा। कोफाइलिन बाइंड्स स्पेसिफिकली टू द एडीपी कंटेनिंग एफ एक्टिन एंड डिस्टेबलाइजेज द एक्टिन फिलामेंट। बिल्कुल सही बात है, ये आपके सही साइड पे होगा। बफर्स विद एटीपी एंड लो लेवल्स ऑफ केटायन, केटायन हो जाएगा तो चिलेशन हो जाएगा, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। बफर्स विद एडीपी एंड लो लेवल्स ऑफ केटायन, ये भी आपका गलत राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन अ स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई अ फ्यूजन बिटवीन द लैक एंड ट्रिप्टोफैन टुक प्लेस एंड द न्यू लोकस स्ट्रक्चर इज शोन बिलो। द स्ट्रेन लैक्स द वाइल्ड टाइप ट्रिप्टोफैन। अब ध्यान दीजिए, ये जो ओपेरॉन मॉडल है ये वाइल्ड टाइप ट्रिप्टोफैन मॉडल नहीं है, ये आपका फ्यूजन फॉर्म है ट्रिप और लैक दोनों का। जैसे देख रहे हैं ना कि यहाँ पर ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस बायोसिंथेसिस जीन है, लेकिन यहाँ जो प्रमोटर और आपका इनहिबिटर है वो आपका किसका है, लैक्टोज का है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है एक्चुअली। पहला, ट्रिप्टोफैन विल बी सिंथेसाइज इन अ मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज एंड ट्रिप्टोफैन। बिल्कुल सही बात है, अगर ये नेटिव वाइल्ड टाइप ट्रिप्टोफैन होता तो ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस में ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस नहीं होता, लेकिन ये लैकोपेरॉन का फ्यूजन फॉर्म है, तो जैसे ही यहाँ पे लैक्टोज आएगा ये इस पे बाइंड करेगा और इसका ओपेरॉन सिंथेसाइज करने लगेगा ट्रिप्टोफैन को। ठीक है, यानी कि ये सही बात है। दूसरा है ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस विल बी रिप्रेस्ड इन अ मीडियम कंटेनिंग ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज होगा तो साइक्लोएम्पिन का लेवल बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बात है कि ग्लूकोज होगा तो लैक्टोज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ट्रिप्टोफैन ब्लॉक फेज में रहेगा। तीसरा, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस विल टेक प्लेस ओनली इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट ट्रिप्टोफैन इन द मीडियम। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये तब होता है जब आपका ओपेरॉन वाइल्ड टाइप ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन हो, तो उसके एब्सेंस में आपका ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ए और बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। चलिए अगला है, फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन मेड अबाउट द रिमूवल ऑफ सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए अनबाइंडिंग एट द रेप्लिकेशन फॉक। ठीक है, कह रहा है एक्युमुलेशन ऑफ सुपर कॉइल इज द रिजल्ट ऑफ डीएनए हेलिकेज एक्टिवली ड्यूरिंग अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अब देखिए, ये आपका मान लीजिए डीएनए है, तो यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा, है ना। तो ये कब होगा, जब हेलिकेज मूव करेगा तो धीरे धीरे सुपर कॉइलिंग क्या होता है, एक्युमुलेट होने लगता है। जैसे आप रस्सी को जब खोलना शुरू करते हैं तो आगे देखते हैं कि क्या होती है, रस्सी जो है टाइट होने लगती है, तो एक्युमुलेशन ऑफ सुपर कॉइलिंग
ड्यूरिंग द अनवाइंडिंग बाई हेलिकेज एक्टिविटी। ये बिल्कुल सही बात है कि जब हेलिकेज एक्टिविटी होगी तो सुपर क्वाइलिंग जो है आपका एक्युमुलेशन होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है प्रॉब्लम ऑफ डीएनए सुपर क्वाइलिंग इज वैलिड ओनली फॉर सर्कुलर क्रोमोजोम बैक्टीरिया नॉट फॉर, नहीं ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ सर्कुलर में नहीं होता, लीनियर डीएनए भी सुपर क्वाइलिंग प्रॉब्लम्स होता है। सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए इज रिमूव्ड बाय टोपोआइसोमरेज बाय ब्रेकिंग आइदर वन ऑफ और बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ऑन अनरेप्लिकेटेड डीएनए इन फ्रंट ऑफ रेप्लिकेशन बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि आपका टोपोमेरेज 1 सिंगल बैंड को क्लीव करता है और सिंगल स्ट्रैंड को, और टोपो आइसोमरेज 2 होता है वो बोथ स्ट्रैंड को क्लीव करता है, तो ये सही बात है। अगला है बोथ टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज 2 कैन रिमूव पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। हाँ, दोनों आपका सुपर क्वाइलिंग को रिमूव कर सकता है, यानी कि ए, सी और डी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, अगर कोई भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉस्फोरिलेशन ऑफ अल्फा सब यूनिट ऑफ EIF2। ठीक है, at serine 51 position in Saccharomyces cerevisiae leads to sequestration of EIF2B, a guanosine exchange factor. This phenomenon is known to active translation, नहीं active translation of the capped mRNA, सर नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। known to active translation of many key mRNAs processing short ORF in the mRNA sequence that proceed the main ORF. The essential requirement of translation of IREC certain mRNA and essential requirement of the transport of, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन दोनों आपके गलत हो जाएंगे, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए। E. coli mutants isolated from a genetic screen showed following classes of mutation. Okay, following classes of mutation. Choose the option which is likely to result in the constitutive expression of the lac operon। मतलब इनमें से कौन सा जो म्यूटेशन है वो लैक ओपेरॉन के कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब है ओपेरॉन आपका लगातार चलता रहे। ठीक है, चलिए, पहला है ई कोलाई म्यूटेशन। तो पहला, अगर आप पॉइंट म्यूटेशन इन लैक आई, अगर इनहिबिटर को ही पॉइंट म्यूटेशन हो जाए तो इनहिबिट होने का कोई चांस नहीं है, तो आपका जो है ओपेरॉन जो है चलता रहेगा। ठीक है, डिलीशन ऑफ इमीडिएटली डाउन स्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट ऑफ द लैक ZYA mRNA। ठीक है, यानी कि अब ध्यान दीजिए, जैसे ये ओपेरॉन मॉडल है, यहाँ पे XYZ जीन है, ये आपका ऑपरेटर है, ये आपका लैक आई है, इनहिबिटर है, यहाँ भी मान लीजिए ऑपरेटर है। अब कह रहा है डिलीशन इमीडिएटली डाउन स्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यहाँ पे डिलीशन हो जाए तो ये आपका जो ऑपरेटर का जो है वो डायरेक्टली बाइंड कर जाएगा और आपका हटेगा नहीं, मतलब क्या कह रहा है, डिलीशन इमीडिएटली डाउन स्ट्रीम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, डाउन स्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, सॉरी यहाँ पे ठीक है, तो ऑपरेटर बाइंडिंग में परेशानी नहीं आएगी और ये डायरेक्टली इसको कॉन्स्टिट्यूटली एक्सप्रेस कर जाएगा। डाउन स्ट्रीम यहाँ पे कह रहा है नहीं, हाँ, यहाँ से शुरू होगा स्टार्ट साइट, ओके, यहाँ पे, तो ये इसमें कोई परेशानी नहीं है और ये ऑपरेटर पे जो आपका प्रमोटर बाइंड करेगा इसको कॉन्स्टिट्यूटली एक्सप्रेस कर देगा। ठीक है, चलिए, डुप्लीकेशन ऑफ वाई जीन से डुप्लीकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डुप्लीकेशन ऑफ पार्ट ए, तो ये इस तीनों में YAZ जो होता है इस तीनों का डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन हो, उससे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें जो भी होगा वो रेगुलेटिंग साइट में अगर कुछ किया जाता है तभी वो कॉन्स्टिट्यूटली एक्सप्रेस होगा, चाहे इनहिबिट होगा, यानी कि ऑप्शन ए और बी जो है आपका राइट आंसर होगा। समझ गए मेरी बात? चलिए, अगला क्वेश्चन है फॉर इस्चेरिशिया कोलाई क्रोमोसोमल DNA replication, which one of the following statement true? DNA polymerase is the main polymerase required for DNA। नहीं, DNA polymerase 1 नहीं होता है, मेन polymerase आपका DNA polymerase 3 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। DNA polymerase 1 through identical origin by common bond as the one of the responsible for replication is not important for DNA replication process।
ऐसा नहीं है। ये गैप फिलिंग के लिए कॉर्नबर्ग एंजाइम जो है आपके गैप फिलिंग के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज को जब दो भाग में डाला जाता है, कॉर्नबर्ग एंजाइम से काटा जाता है तो दो फ्रेगमेंट बनते हैं, उसी में भी एक को बोला जाता है कॉर्नबर्ग। ठीक है, तो ये गैप फिलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 इज द कंटेक्स्ट ऑफ रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर नीडेड फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड फिल इन द सिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है, ये सही होगा। डीएनए पॉलीमरेज इज द प्राइमरी एंजाइम फॉर एरर प्रोन डीएनए सिंथेसिस। नहीं, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 4 एरर प्रोन आपका और डीएनए पॉलीमरेज 5 SOS, और एरर प्रोन डीएनए पॉलीमरेज आपका 4 और 5 होता है, ना कि 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वी आर मेड अबाउट वेरिएशन अमॉन्ग जीनोम ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए पहला है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एज द न्यूमेरिकली मोस्ट एबुंडेंट टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। बिल्कुल सही बात है, सिंगल क्योंकि ये आपके 1.4 मिलियन जगह पे, यानी कि 14 लाख जगह पे आपका SNP जो है पाया जाता है, तो इसलिए मोस्ट एबुंडेंट टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन ये देखा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा है बोथ इंटरस्प्रिस्ट एंड टेंडम रिपीट सीक्वेंस कैन शो पॉलीमॉर्फिक वेरिएशन। सही बात है, टेंडम रिपीट जो होता है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में होता है। माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन बिटवीन मिसपेयर्ड रिपीट्स कॉज चेंजेस इन कॉपी नंबर एंड जनरेशन मिनी सेटेलाइट। नहीं, माइटोटिक नहीं, मियोटिक, तो यहाँ पे मियोटिक होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्मॉलर वेरिएबल सेगमेंट्स इन द जीनोम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय पेयर्ड इंड मैपिंग टेक्निक। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन अगर सी को हम हटा देते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन था, लेकिन अगर सी को चूंकि यहाँ पे गलत है, तीनों ऑप्शन हटा जाए, तो इस तरह से भी अगर आपको ऑप्शन मिलता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो आप इस तरह से करके भी ऑप्शन को छांट सकते हैं और आपका आंसर जो है आ सकता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी हम आपको बता दें कि आप कैसे मिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए CD28 आपको पता है कि B7 से बाइंड करता है। ठीक है, तो मैचिंग में आपको कैसे बनाता है, CD28 B7 से बाइंड करता है, यानी कि ये आपको पता है कि कंफर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए उस ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे B का 3 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आपको कुछ नहीं करता है, आंख मूंद के यहाँ पे ऑप्शन लगा देना है, दैट इज योर राइट आंसर। क्योंकि एक पे आप कंफर्म है कि यही होगा, और ये ऑप्शन सिर्फ इस चारों में से एक ही के साथ है, तो ये चारों आपके सही हो जाएंगे। तो इस तरह से भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं और आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व दैट अ प्रोटीन वाज अपरेगुलेटेड इन द कैंसर टिश्यू दैट शोड कोरिलेशन विद द डिजीज प्रोग्रेशन। फॉलोइंग आर फ्यू पॉसिबिलिटीज विच कैन एक्सप्लेन द एबव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, a mutation could be located in the 3' UTR of the corresponding mRNA and miRNA binding site। अब ध्यान दीजिए, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। In an experiment, it was observed that a protein was upregulated, okay, in the cancer tissue that showed correlation with the disease progression. Following are a few processes which can explain the। अच्छा, अपरेगुलेशन हो रहा है, तो उस अपरेगुलेशन के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। पहला, म्यूटेशन कुड बी लोकेटेड इन द 3' UTR ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग mRNA एंड miRNA बाइंडिंग साइट। सही है, 3' UTR में अगर म्यूटेशन होता भी है तो अपरेगुलेशन होता रहेगा, उससे कोई म्यूटेशन चेंज द कन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन रिजल्टिंग इन इट्स बेटर स्टेबिलिटी। म्यूटेशन चेंज इन द कन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। अच्छा ठीक है, रिजल्टिंग देखिए होता है क्या है कि अगर प्रोटीन का कन्फॉर्मेशन, प्रोटीन का जो कन्फॉर्मेशन है उसकी अगर म्यूटेशन चेंज कन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन रिजल्टिंग द बेटर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अगर उसकी कन्फॉर्मेशन उसके किसी साइट पे ऐसा म्यूटेशन हो जाता है जो उसके कन्फर्मेशन को और स्टेबल बना दे, तो ये आपका ऑपरेगुलेशन होता रहेगा और आपका जो है कैंसर प्रोग्रेशन में परेशानी नहीं होगी। तीसरा है, अ म्यूटेशन इन द कॉरस्पॉन्डिंग mRNA प्रमोट राइबोसोम रीड थ्रू ऑफ द टर्मिनेशन कोडोन रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन। नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये प्रोटीन है, अब यहाँ पे आपका टर्मिनेशन कोडोन है,
अब ऐसा म्यूटेशन हुआ जो इस टर्मिनेशन कोडोन को रीड थ्रो कर जाएगा, तो रीड थ्रो करने के बाद इधर के जो ट्रिपलेट कोडोन है ये भी उस प्रोटीन में एमिनो एसिड को ऐड करेंगे। तो अगर ये भी इस प्रोटीन में एमिनो एसिड को ऐड करेंगे तो प्रोटीन का जो नेटिव स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा। तो अब प्रोटीन बनेगा लेकिन अल्टर प्रोटीन बनेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है अ म्यूटेशन इन द कॉरस्पॉन्डिंग एमआरएनए इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द आरएनए ड्यू टू चेंज इन सेकेंडरी। सही बात है, अगर एमआरएनए की स्टेबिलिटी बढ़ती है उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर के कारण तो ऑलरेडी आपका ट्रांसलेशन भी ज़्यादा होगा और प्रोटीन का अपरेगुलेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है। तो यानी कि ए बी डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है द extracellular matrix containing a number of non-collagen protein that typically have multiple domains, each with a specific binding site for other matrix molecules and cell surface receptor. These proteins therefore contribute to both organizing the matrix and helping cells attach to it. The most well characterized matrix proteins of this kind of fibronectin. Which one of the following characteristics is not true for fibronectin? It is a large फाइब्रोनेक्टिन के लिए गलत है। इट इज अ लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर मेनी सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शंस। इट इज अ लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स। लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स इंपॉर्टेंट मीनिंग फॉर सेल मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड्स देयर आर डाइसल। देखिए 3 पॉलीपेप्टाइड तो ठीक है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड ये आपका रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट होता है मैट्रिक्स का, तो ये इस डाइसल्फाइड को तोड़ देगा और ये नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा। तो ये आपका जो है सही, ये गलत, मतलब ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है और इसके लिए आपका जो है ऑप्शन ये जो है 2 जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ सम सेलुलर रिसेप्टर्स विद पॉसिबल फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, पहला है एसाइलोग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर, ट्रांसफरिन रिसेप्टर और स्टेरॉयड रिसेप्टर। चलिए, तो स्टेरॉयड रिसेप्टर का क्या होता है कि स्टेरॉयड रिसेप्टर का बात कर ले। स्टेरॉयड रिसेप्टर जो है, जैसे मान लीजिए स्टेरॉयड ये आपका प्रोटीन्स है, तो स्टेरॉयड रिसेप्टर इस मेम्ब्रेन को पार करके चला जाता है आपके न्यूक्लियस में और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करता है जिससे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन को ये अल्टर कर सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर विच अपॉन बाइंडिंग विद द लिगेंड इज सब्जेक्टेड टू इंडोसाइटोसिस रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स। नहीं, intracellular high affinity receptor which upon binding with the ligand act as a transcription factor and binds to DNA, यानी कि C जो है, C का 1 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफरिन रिसेप्टर में क्या होता है कि ट्रांसफरिन रिसेप्टर जैसे ये फेरस ट्रांसफरिन ये Fe2 से बाइंड करता है। यहाँ पे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये सेल सरफेस है, यहाँ पे एक रिसेप्टर है, ये Fe2+ से बाइंड किया, ये इंटरलाइज होता है और एक कार्गो प्रोटीन के अंदर इंटरलाइज हो जाता है। ठीक है, और फिर इसका रिसाइकल होता है, फिर ये मेम्ब्रेन पे जा करके आपका फेरस को छोड़ देता है। ठीक है, मतलब ये आपके अंदर जब आता है तो एक वैक्यूल्स के फॉर्म में रहता है और फिर इसका रिसाइकल होता है, मेम्ब्रेन में जाके फ्यूज करता है और ये रिसाइकल हो जाता है। कह रहा है एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर विच अपॉन बाइंडिंग विद द लिगेंड इज सब्जेक्टेड टू इंडोसाइटोसिस। ठीक है, इंडोसाइटोसिस यहाँ पे हो रहा है। रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स एकोमुलेट इन एसिडिक इंडोसोम्स, ये इंडोसोम बना रहा है सीओएल कंपोनेंट, डिलीवर्स द कार्गो रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स रिसाइकल बैक टू सेल सरफेस। हाँ ठीक है, यानी कि बी का 2 हो जाएगा और सी का 1। बी का 2 यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, बी का 2 सी का 1 तो ए का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए in a laboratory experiment it was observed that both virus A and virus B could infect a mammalian host cell when infect individually. Interestingly, if the cells were first infected with virus A with large MOI, virus B failed to infect the same cells. If the virus B is added first followed by virus A, both the virus can infect the cells. However, infection with virus A was found to be in lesser extent. Considering X and Y are the receptor or co-receptor
which may be involved for the virus entry. Following are the possibilities that can explain observation. Okay. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो तरह का वायरस है, ये आपका सेल्स है, यहाँ पे आपका दो तरह का वायरस है, एक वायरस ए है और दूसरा आपका वायरस बी है। कह रहा है कि अगर पहला पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वायरस ए जो है अगर सेल्स को इन्फेक्ट करता है तो दूसरा यानी कि वायरस बी यहाँ पे इन्फेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, वायरस ए। दूसरी पॉसिबिलिटी में अगर वायरस बी इन्फेक्ट करता है तो वायरस ए भी इन्फेक्ट करता है, लेकिन इसका जो क्वांटिटी होता है इसके मुकाबले कम होता है, ठीक है। अब इन दोनों के लिए दो रिसेप्टर है, एक रिसेप्टर ए है और दूसरा रिसेप्टर आपका बी है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि क्या अब ये जो कंडीशन है कि वायरस ए किया तो बी नहीं कर पाएगा और बी किया तो ए करेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में करेगा, उसके लिए ये आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो कौन से स्टेटमेंट मैच करते हैं ताकि ये जो हमारा कौन से रीजन जो है ऑब्जर्वेशन जो है करेक्ट होंगे इस तरह के ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। तो पहला है वायरस ए यूजेज एक्स, ये आपका एक्स रिसेप्टर है और ये आपका वाई रिसेप्टर है। तो वायरस ए यूजेज एक्स एज अ रिसेप्टर एंड वाई एज को रिसेप्टर, ठीक है। तो ये दोनों को रिसेप्टर हो सकते हैं। वायरस ये आपका ये रिसेप्टर यूज करेगा और वाई यूजेज एक्स एज अ रिसेप्टर एंड वाई एज अ को रिसेप्टर, ये को रिसेप्टर का काम करेगा, ठीक है। वायरस बी यूजेज एक्सक्लूसिवली वाई एज अ रिसेप्टर फॉर एंट्री, यानी कि ये इसको यूज करेगा और ये इसको यूज करेगा, ठीक है। बोथ वायरस ए एंड वायरस बी नीड एक्स एज अ रिसेप्टर, नहीं ये गलत हो जाएगा। ये ठीक है कि दोनों को इसे अगर अब यहाँ पे अगर ये तब सही होता, जैसे मान लीजिए कि बोथ वायरस किसी एक ही रिसेप्टर को अगर सही करते, तो मान लीजिए कि अगर बी और ये दोनों इसी रिसेप्टर को यूज करते तो यहाँ पे दोनों आते, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी नहीं आता, जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे दोनों आते, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ए आ रहा है लेकिन बी नहीं आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट जो है इसको सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। यानी कि सी जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी बी और ए जो है को रिसेप्टर वाली बात सही है, यानी कि ए और बी जो है आपका राइट स्टेटमेंट होगा, यानी कि ऑप्शन 2 नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला है, while testing the effect of several potent anti-cancer compound on cycling human oral cancer cells, a student observed that a major percentage of cells showed dose-dependent cell death after 12 hours of drug treatment. Okay. However, the remaining cells repopulate the cultured dish once the compounds were removed and the cells were cultured in the complete medium. Okay. The student made the following assumption. Okay. अब देखिए, ये आपका मान लीजिए कुछ सेल्स है, किस तरह का सेल्स है आपका साइक्लिंग ह्यूमन ओरल कैंसर सेल्स, अब ह्यूमन ओरल कैंसर सेल्स है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि इस पे कुछ कंपाउंड डाला जाता है, 12 आवर ड्रग ट्रीटमेंट, परसेंटेज ऑफ सेल्स दैट अ मेजर परसेंटेज ऑफ सेल्स शोड डोज डिपेंडेंट सेल डेथ, 12 घंटे के बाद इसमें से बहुत सारे सेल्स जो है डेथ कर जाते हैं। बचे हुए सेल्स को फिर एक कंप्लीट मीडिया में डाला जाता है और ग्रो कराया जाता है, तो ये सेल्स जो है फिर से रीपॉपुलेट हो जाते हैं, रीपॉपुलेट हो जाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर ये ऑब्जर्वेशन देखा जा रहा है तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इस ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। पहला है, नॉट ऑल सेल्स वेयर इक्वली इफेक्टेड बाय द कंपाउंड्स एज दे वेयर नॉट सिंक्रोनाइज्ड बिफोर ट्रीटमेंट। ओके, द कंपाउंड सेलेक्टिवली किल्ड सेल्स विच वेयर इन जी नॉट फेज, नहीं ये तो ऑप्शन नहीं होगा। द कंपाउंड सेलेक्टिवली किल्ड विच, देखिए क्योंकि जी नॉट फेज में जाने का मतलब है कि ये प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, पहली बात ये है, ओरल कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं देखा जाता है। The cancer stem cells were impervious to the effect of the compound and therefore
repopulate the cancer stem cells were previous to the effect of the compound and therefore repopulate the culture. ठीक है, the cancer cell differentiated into a mesenchymal phenotype and grew in fresh culture medium containing inhibitor of epithelial to the mesenchymal transition. Okay, तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे ए एंड सी जो होगा वो आपका, तो बी यहाँ पे कट गया है, डी आपका नहीं होगा, तो ए और सी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन है, व्हेन 8 सेल एम्ब्रियो ऑफ ट्यूनिकेट इज सेपरेटेड इनटू 4 ब्लास्टोमियर पेयर्स एंड अलाउड टू ग्रो इंडिपेंडेंटली इन कल्चर मीडियम, then each blastomere pair can form most of the cell types. However, cells of the nervous system are not developed. The following statements are formed from the above observation. ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यहाँ पे 8 ब्लास्टोमियर्स है. ठीक है, embryo to tunicate separated into 4 blastomeres pairs. ठीक है, then each blastomere pair can form most of the cell types. However, cells for nervous system are not developed. The following statement are formed from the above observation. Nervous system developed demonstrated autonomous. अच्छा देखिए, यहाँ पे अब ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है, फिर कंडीशनल. पहले इस चीज को समझिए. ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि आप जानते हैं कि इसमें सेल्स जो होता है बिना किसी नेबर सेल के परजेंस के, चाहे बिना किसी नेबर मतलब जो आसपास के सेल्स हैं बिना उसके प्रभाव के सेल्फली ग्रो कर जाता है. किसके प्रभाव में ग्रो करता है? वो सेल्स जो साइटोप्लाज्म में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अपना इनहेरिट करके लाया है उसके प्रभाव में ग्रो करता है. कंडीशनल में क्या होता है कि आसपास के सेल्स के प्रभाव में ये सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब सेल्स स्पेसिफाई होता है. और ऑटोनोमस में आसपास उस ऑटोनोमस सेल्स के स्पेसिफिकेशन में आसपास के नेबरिंग सेल्स का कोई प्रभाव नहीं होता. अब यहाँ पे कह रहा है कि जब 8 ब्लास्टोमियर से 4 ब्लास्टोमियर अलग हुए तो उससे क्या हुआ कि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो ग्रो नहीं किया, डेवलप नहीं हुआ. इसका मतलब है कि वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो नहीं कर रहा है. ठीक है, ऑटोनोमस अगर स्पेसिफिकेशन शो करता तो ये अलग अलग होने के बावजूद भी आपका नर्वस सिस्टम जो है वो ग्रो कर जाता, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि उसका डेवलपमेंट क्या होता है, आपका कंडीशनल डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनोमस रेस्पिरेशन, ये आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 4 ऐसे ही गलत हो गया. ठीक है, उसके बाद कह रहा है द अदर टिश्यू टाइप इज फॉर्म ड्यू टू कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ये भी गलत है क्योंकि अगर कंडीशनल होता तो साथ में रहते तभी ग्रो करते, अलग अलग होने के बाद उनका डेवलपमेंट नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया. ठीक है, ठीक उसका उल्टा यहाँ पे सही हो जाएगा कि आपका जो अदर टिश्यू है वो कंडीशनल होंगे और नर्वस टिश्यू जो होगा वो अदर टिश्यू जो होगा ऑटोनोमस होंगे और नर्वस टिश्यू जो होगा कंडीशनल होगा. तो ये तो हो गई कि आपने स्टेटमेंट को पढ़ के हमने आपको बता दिया कि आप कैसे समझ सकते हैं. दूसरा एक चीज और हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि आप अगर मैक्सम एंड गिलबर्ट का किताब पढ़ेंगे तो यही वाला क्वेश्चन जो है उठा के यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 8 ब्लास्टोमियर सेल्स हैं, अब इसको अलग अलग पेयर किया गया 4 के फॉर्म में, तो ये डेवलपमेंट दिखा रहा है. ठीक है, ये लाइन यहाँ पे एक लाइन पढ़िए, दिया हुआ है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन इन द अर्ली ट्यूनिकेट एम्ब्रियो व्हेन द 4 ब्लास्टोमियर्स पेयर of the 8 blastomere embryo are dissociated, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है. Each form the structure it would have formed had it remained in the embryo. The nervous system, however, is conditionally specified. लाइन समझ गया? सीधी सीधी लिखा हुआ है कि नर्वस सिस्टम जो होता है कंडीशनली स्पेसिफाइड होता है. ये भी लाइन अगर वहां भी अगर आप पढ़ लेते हैं, चाहे यहां से भी आप समझ सकते हैं कि अगर साथ में रहने के बाद अलग अलग होने के बाद उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, सिर्फ साथ में हो रहा है, दैट मीन्स की कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है. अलग होने के बाद भी वो स्पेसिफाई हो रहा है जैसा उसको स्पेसिफाई होना था, तो वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. ड्यूरिंग विंग डेवलपमेंट इन चिक इफ एपिकल एक्टोडर्म ridge is removed, the limb development ceases. On the other hand, placing leg mesenchymal directly beneath the
wing AER distal hind limb structure develop at the end of the wing, and if limb mesenchyma is replaced by non-limb mesenchyma beneath AER, the AER regress this may demonstrate. चलिए अब कह रहा है कि द लिम्ब मेसेनकाइमा सेल इंड्यूस्ड सस्टेन AER, बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही आपने वहाँ पे उसके बीनेथ में मेसेनकाइमा को प्लेस किया, उसका जो है डिफ्रेंसिएशन, उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो चेंज हो गया। दूसरा कह रहा है द मेसेनकाइमा सेल स्पेसिफाई द टाइप ऑफ विंग और लिम्ब, बिल्कुल सही बात है, मेसेनकाइमा ही कर रहा है। द AER रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग द, नहीं, AER से इसकी स्पेसिफिकेशन नहीं हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका ये तो सिर्फ एपिकल रीज है, जैसे ही आपका मेसेनकाइमल सेल डाला जा रहा है, विंग या लिम्ब जो है बनना स्पेसिफाई हो रहा है। द AER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिम्ब, ठीक है। द AER डज नॉट स्पेसिफाई द टिम्प, तो ये अगर गलत है, ये अगर गलत है तो ये आपका सही होगा, यानी कि AC, ये आपका अगर गलत है तो ये आपका सही होगा, तो A, B, D and E, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जनरेशन ऑफ डोर्सल वेंट्रल एक्सिस इन ड्रोसोफिला वाज मेड। पहला कह रहा है कि Gurkhan protein was moves along with the oocyte nucleus and signal follicles says to enter the ventral fat। देखिए यहाँ पे गलत है कि गुरकेन और प्रोटीन मूव्स तो करते हैं, सारी चीजें सही है, लेकिन ये वेंट्रल फिट नहीं होता है, ये डॉर्सल फिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डॉर्सल फिट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। मैटरनल डिफिशियंसी ऑफ आइदर द गुरकेन और टॉर्पीडो जीन कॉज वेंट्रलाइजेशन ऑफ द एम्ब्रियो, ये सही है। ये इसलिए सही है कि देखिए गुरकेन प्रोटीन जो है वेंट्रल नहीं डॉर्सल, हमने क्या कहा कि ये डॉर्सल फेट को स्पेसिफाई करते हैं, तो अगर ये एब्सेंट हो जाएंगे तो डॉर्सलाइजेशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डॉर्सलाइजेशन को स्पेसिफाई कर रहे थे, तो अगर नहीं होंगे तो डॉर्सलाइजेशन नहीं होगा, डॉर्सलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, यानी कि ये सही हो जाएगा, वेंट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। दूसरा है गुरकेन इज एक्टिव ओनली इन द oocyte एंड टॉर्पीडो इज एक्टिव ओनली इन द सोमेटिक फॉलिकल्स, ठीक है। अगला है द पाइप प्रोटीन इज मेड इन द डॉर्सल फॉलिकल सेल्स। देखिए डॉर्सल फॉलिकल सेल्स में तो बनता है, लेकिन साथ साथ वेंट्रल फॉलिकल्स में भी बनता है, तो इसलिए सिर्फ डॉर्सल कहना गलत हो जाएगा। द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डॉर्सल इज इन द डॉर्सल सेल न्यूक्लियाई विच बिकम्स द मेजोडर्म, ये मेजोडर्म के लिए नहीं होता, ये आपका वेंट्रल फॉर्म के लिए होता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत होगा, यानी कि B एंड C जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है A specialized area of teratogenic involves the misregulation of endocrine system. Which one of the following statement regarding endocrine disruptors is true? ठीक है। A specialized area of teratogenic involves the misregulation of the endocrine system. Which one of the following statement regarding endocrine disrupt is true? They can act as an antagonist and inhibit the binding of hormone to its receptor or block the synthesis. They do not affect the synthesis, elimination of transcription of a hormone in the body. नेचुरल हार्मोन लोड, देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर होगा क्या कह रहा है कि स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ टेरेटोजेनेसिस इन्वॉल्व्स द मिसरेगुलेशन ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम का क्या हो रहा है, मिसरेगुलेशन हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडोक्राइन डिसरप्टर इज ट्रू, इंडोक्राइन डिसरप्शन हो रहा है। दे कैन एक्ट एज एंटागोनिस्ट एंड इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर और ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। अब बात हो रही है इंडोक्राइन सिस्टम की। दे नॉट इनहिबिट द सिंथेसिस, एलिमिनेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द हार्मोन इन द बॉडी। दे नॉट मिमिक, तो मिमिकिस तो नहीं होगा। द डोज डिपेंडेंट इंडोक्राइन डिसरप्शन नॉट सफिशिएंट, ये भी नहीं होगा। द सिंथेसिस टू दे नॉट डू तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लीफ लॉन्गेविटी इंक्रीज इन इथाइलिन इंटेंसिटी म्यूटेंट ER11 and EY2. लीफ लॉन्गेविटी इंक्रीज इन इथाइलिन insensitive mutants.
नहीं, ये आपका इनसेंसिटिव कह रहा है, तो ये आपका सॉरी इनसेंसिटिव इथाइलेन इनसेंसिटिव, ठीक है। तो आपका ये सही हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इथाइलेन जो है पकाऊ हार्मोन भी कहते हैं, तो ये अगर म्यूटेशन हो जाता है, इनसेंसिटिव हो जाता है, तो आपको ग्रोथ को जो है प्रमोट करेगा, ठीक है। दूसरा है प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिकल्स, थॉर्न्स एंड स्पाइन्स, ठीक है। क्योंकि किसी भी डिफरेंट स्ट्रक्चर का, चाहे वो थॉर्न्स हो चाहे पिकल्स हो, प्रोग्राम सेल डेथ होना जरूरी होता है। सेंसेंस एंड पीसीडी अकर ओनली इन द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव टिश्यू एंड डज नॉट अकर इन रिप्रोडक्टिव टिश्यू, ये गलत हो जाएगा। आपका रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो है स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड होता है। अगला है रीडिफ्रेंसिएशन ऑफ ऑर्गेन्स इज अ इंटीग्रल कंपोनेंट ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ सेंसेंस इन प्लांट, ठीक है, ये आपका सही होगा। जैसे क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का क्लोरोप्लास्ट, ये जो है आपका रीडिफ्रेंसिएशन जो होता है वो इनिशियल स्टेज ऑफ सेंसेंस इन प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आपका ए बी डी जो है आपका राइट आंसर होगा, बाकी जो है सी जो है आपका इनकरेक्ट था। द फॉलोइंग demonstrate proposed function of different genes which determine the decision to become either trophoblast or inner cell mass blastomere during early mammalian development। अभी देखिए, based on the above figure which one of the following statement is correct? The interplay between CDX and OCT4 can influence the formation of hormone, सही है। यहाँ पे देखिए ये दोनों एक दूसरे को इनहिबिट कर रहा है, तो ये बिटवीन इंटरप्ले, लेकिन OCT4 जो है ICM को स्टिमुलेट कर रहा है। तो अगर ये इंटरप्ले हो रहा है, अगर ये इसको इनहिबिट नहीं करे तो ICM को ये स्टिमुलेट करेगा, फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करेगा, तो दैट इज द राइट आंसर। द ICM वुड फॉर्म इवन इफ एक्सप्रेशन ऑफ OCT4 आज इनहिबिटेड, अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो ICM का फॉर्मेशन नहीं होगा, सही बात है। YAF एंड TDA4 आर अपस्ट्रीम कंपाउंड एंड CDX कैन बी इनहिबिटेड बाय नैनो। देखिए CDX कैन बी इनहिबिटेड बाय नैनो, ये गलत हो जाएगा। CDX नैनो को इनहिबिट कर रहा है, नैनो के द्वारा CDX इनहिबिट नहीं कर रहा है, तो ये उल्टी बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। द एक्सप्रेशन ऑफ STAT3 इज ऑप्शनल फॉर मेंटेनिंग प्लूरिपोटेंटी ऑफ द ICM। STAT3, ठीक है, STAT3 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है, तो ये इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जैस्मोनेट इज नोन टू इनहिबिट रूट ग्रोथ वाइल ऑक्जीन फैसिलेट रूट ग्रोथ। इनहिबिट रूट ग्रोथ, देखिए जैस्मोनेट जो है यहाँ पे रूट ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, जबकि ऑक्जीन जो है रूट ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। अपॉन इन्फेक्शन विथ पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस कॉर्नोटाइन वी मे एक्सपेक्ट द फॉलोइंग इन प्लांट्स। कॉर्नोटाइड क्या है? एक तरह का एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो आप देखिए, अप रेगुलेशन ऑफ को1 जीन एंड इनहिबिशन अप रेगुलेशन ऑफ, चल, तो ये एक क्या है आपका ये आपका कॉर्नोटाइन जो है produce carnitine with pathogenic bacteria that produce carnitine, we may expect the following in plants. Which one of the following? Upregulation of CON gene and inhibition of root growth. देखिए, ये जो कॉर्नोटाइन है ये जैस्मोनेट को जो है प्रमोट करता है, ठीक है। तो जैस्मोनेट को प्रमोट करेगा तो रूट क्या हो जाएगा? रूट इनहिबिशन जो है वो आपका प्रमोट होगा। तो आपका कोवन जीन जो है इनहिबिशन ऑफ रूट ग्रोथ इज राइट आंसर। तो यानी कि ओनली ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही होगा यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्लांट रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे है कि द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट थ्रू ग्लाइकोलाइसिस जनरेट NADH एंड नॉट NADPH, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका NADH जब ग्लूकोज से आप पाइरुवेट बनता है दैट बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो NADH तो बनता है, NADPH नहीं बनता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज थ्रू ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाइरोसाइकिल डज नॉट प्रोड्यूस, ये गलत बात है। यहाँ पे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में आपका NADPH बनता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
साइनाइड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद आयरन साइटोक्रोम ऑक्सीजेट लीडिंग टू प्रिवेंशन आपका ये होता है। साइनाइड के द्वारा इसका इनहिबिशन साइनाइड के द्वारा इसका इनहिबिशन देखा जाता है। अल्टरनेटिव ऑक्सीजन इज इनसेंसिटिव टू साइनाइड एंड हैज हायर केएम देन दैट ऑफ साइटोक्रोम। देखिए जब ये इनसेंसिटिव होगा, जब इनसेंसिटिव होता तो नहीं होता, इनसेंसिटिव है तो केएम आपका हायर हो ही जाना है। तो ये आपका डी जो है आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ACD जो है ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगला सेक्शन जो है 103 से लेकर के वह आपको 150 तक जो है हम लोग अगले सेक्शन में अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब अगला सेशन हम लोग अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग 103 से लेकर के 150 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।